नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। आपके अपनी फैमिली, आपके अपनी परिवार टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपके सेकंड प्रैक्टिस पेपर है, दूसरा प्रैक्टिस पेपर है। इसका जो पहला प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को आई बटन पे लिंक पर मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास, प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। तो चलिए साथियों, इस पर्यावरण अध्ययन में 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे आपके। इस प्रैक्टिस पेपर पर पूरे कंसेप्ट से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चूज किया गया है, कलेक्ट किया गया है। तो चलिए 30 में से आपका स्कोर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो चलिए प्रैक्टिस पेपर को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार को, गांव को, विद्यालय को, इनमें से कोई नहीं। देखिए सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन, समाज किससे मिलकर बनता है? परिवारों से मिलकर बनता है। समुदाय की बात कर रहे हैं। अब परिवार किससे मिलता है? आप और हमारे अपने घर के माता पिता, बच्चे, दादा दादी, इनसे मिलकर बनता है। ठीक है, तो सामाजिक जीवन की जो प्रारंभिक पाठशाला होती है वह किसे कहा जाता है? फैमिली को कहा जाता है, परिवार को कहा जाता है। और एनसीईआरटी बुक में मेरा परिवार एक आपका सब्जेक्ट भी है, यह कह सकते हैं मेरा परिवार आपके ईवीएस में या हिंदी में होगा आपका एक टाइटल, या कह सकते हैं पाठ भी है आपका, एक लेसन भी है एक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए बालक का सबसे करीब उसका परिवार ही होता है, जो इसकी प्रथम पाठशाला होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? निपेंथिस भारत में पाए जाने वाला पौधा है। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। जड़ से भोजन भंडारण का कार्य होता है। 3 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही बताना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि ऐसा कथन जो सही दिया गया हो, तो आप जानते हैं कि निपेंथिस भारत में पाए जाने वाला पौधा है और रेगिस्तानी ओक के स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। लेकिन जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है, ऐसा नहीं है। जड़ में भोजन का भंडारण का कार्य नहीं होता है। जाइलम नाम सुना होगा, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा कथन सही नहीं दिया गया है, यह सही दिया गया है? सभी कमेंट करें। बिल्कुल नहीं दिया गया है। ए और बी हमारे कथन सही हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। आपका जो भी ओपिनियन हो, यह प्रैक्टिस पेपर है, आपका प्रैक्टिस पेपर है, आपको कमेंट करना है, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, ईश्वरमान है। देखिए अगर बात करें, निपेंथिस भारत के मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। और रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं, यह पानी में स्थिर रहता है। इस क्षेत्र के निवासी पेड़ के तने से पाइप में डालकर या पेड़ के तने में पाइप डालकर पानी निकालते हैं। और जड़ में भोजन भंडारण का कार्य नहीं होता है। यह पौधे का वह भाग है जो प्राय भूमि के अंदर रहता है, तो वह जमीन से जल एवं खनिज पदार्थ अवशोषित करके तने के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं। या व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र के बाहर आती है। कौन सा कथन सही होगा? देखिए पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस नहीं लेते हैं, CO2 लेते हैं, और O2 क्या करते हैं? O2 छोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया कि सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं और व्हेल जो है स्वच्छ वायु से सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर निकलते हैं, तो बी और सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए बी और सी वाला, अर्थात जो तीसरा ऑप्शन दिया गया हमारा सही हो जाएगा। पौधे सांस लेने के लिए CO2 लेते हैं। सांप फेफड़ों से सांस लेता है, और पानी में तैरने वाले सांप अपनी स्किन से भी कुछ मात्रा में सांस ले सकता है। और व्हेल सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु से समुद्र से बाहर निकलती है। अगला प्रश्न दिया गया है,
निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है? भैंस और बगुला के बीच, गाय और भैंस के बीच, गाय और बैल के बीच, या ये सभी के बीच? तो आप जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं हम, एनसीईआरटी क्लास पर भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे जानवरों जिनके बीच सहजीवी संबंध होता है, भैंस और बगुला की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रायः जो देखते होंगे बगुला भैंस की पीठ पर बैठा रहता है, इसलिए भी क्योंकि वह भैंस के परजीवी कीट को खा सके। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से को सुमेलित नहीं है वह बताना है। राज्य और उनके व्यंजन दिए गए हैं। महाराष्ट्र की साग पूरी, राजस्थान के मलाई घेवर, झारखंड के मसूर टेंगा मछली, त्रिपुरा का बेरमा मछली। तो कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, आप जानते हैं झारखंड मसूर टेंगा मछली ये आपका सुमेलित नहीं है। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि झारखंड का रुगड़ा मशरूम और महुआ रोटी है। तो महाराष्ट्र में क्या होता है? साग पूरी, बड़ा पाव, पाव भाजी, ये कहाँ का है भोजन, व्यंजन है? महाराष्ट्र का है। और राजस्थान राज्य का मलाई घेवर, चूरमा बाटी हो गया। और झारखंड की बात करें तो रुगड़ा मशरूम, महुआ रोटी हो गया। त्रिपुरा की बात करें तो बेरमा मछली की बात करेंगे। और मध्य प्रदेश का सभी को पता होगा, राज्य की जो मिठाई कहलाती है वह जलेबी कहलाती है। नोट कर लीजिएगा। छठवां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं दिया गया है? कि दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा हल्की हो जाती है, जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, विटामिन B1 के अभाव के कारण हृदयघात हो जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से कौन सा सही होगा आप लोगों को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। तो ऐसा कथन जो सत्य नहीं दिया गया है, देखिए जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों से है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जोड़ों में दर्द होना हड्डी से संबंधित है, स्कर्वी तो चर्म से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो दूध में कोई विटामिन की बात करेंगे, और विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा जो शुष्क तथा हल्की हो जाती है, और विटामिन B1 के अभाव के कारण हृदयघात हो सकता है। ये सही दिए गए हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो आपका सत्य नहीं दिया गया है, क्योंकि दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, वह दूध को पाचकीकरण द्वारा संरक्षित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा हल्की, शारीरिक वृद्धि का रुक जाना आदि ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रत्येक शिक्षा बंधु भाई बहन का यहाँ पे कमेंट सरोपरि है। 30 में से जितना भी आपका कमेंट हो इस प्रैक्टिस पेपर पर सभी कमेंट करें। एग्जाम के पहले ये पूरा महीना जो है हम प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर करेंगे, और 10 से लेकर 15 प्रैक्टिस पेपर पर सब्जेक्ट के करने जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपरि है, श्योर एंड प्योर है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण ग्रह का, बुध ग्रह का, शनि ग्रह का, या शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं। तो टाइटन जब भी नाम सुनते हैं आपका एक जिक्र अवश्य आ जाता है। तो टाइटन किस ग्रह का जो आपका प्राकृतिक उपग्रह है वह हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करें। टाइटन का नाम आता है तो शनि ग्रह यहाँ पे नाम अवश्य आ जाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और टाइटन जो है शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और पहला आपका सबसे बड़ा आकार किस ग्रह का है? बृहस्पति का है। अगला प्रश्न है, भू पर स्थिति तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो भू परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वह सभी लोग जानते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सूर्य की बात करेंगे। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या जल प्रदूषण से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर की बात करेंगे, ये भी हम आपकी क्लास पर प्रश्न कर चुके हैं, क्वेश्चन को कर चुके हैं। ये आपके किससे हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो जाएगा। आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? क्लोराफ्लोराकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करेंगे। बेहतरीन प्रश्न है।
प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी, सभी का कमेंट, सभी का फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं, प्रत्येक शिक्षक बंधु को नमन करते हैं। शिक्षा ही प्रकाश है। भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं, किस गैस के कारण हुआ था? एक ही नाम आता है MIC, ध्यान दीजिएगा, अर्थात मिथाइल आइसोसाइनाइड। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी अभी तक कमेंट भी कर चुके होंगे। 5 जून, 10 जून, 20 जून, 2 जून। एक ही जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? 5 जून, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर है। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति जो है कारगर सिद्ध होगी? आप लोग अध्यापक अध्यापिका हैं, आप लोगों की नियुक्ति हो गई है, आप विद्यालय में पदस्थ हो चुके हैं, तो ये बताइए स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है आपको एक शिक्षक के तौर पर, शिक्षिका के तौर पर, तो छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति जो है कारगर सिद्ध होगी? पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, खेल प्रतियोगिता का आयोजन करके, या परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 13 नंबर प्रश्न, आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुरुषों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, या नागरिकों के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। तो ये भी हम प्रश्न कर चुके हैं। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। और आपको बता देते हैं EVS में जो है संविधान से संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम या विषय शामिल नहीं है? भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान या व्यवसायिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम या विषय शामिल नहीं है? तो आप जानते हैं भूगोल शामिल है, इतिहास शामिल है, राजनीतिक विज्ञान शामिल है। लेकिन सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में आपका व्यवसायिक शिक्षा शामिल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न हम क्लास में कर चुके हैं, क्योंकि हम 60+ जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास कर चुके हैं और प्रत्येक क्लास में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं और आपके मैराथन क्लास भी कर चुके हैं। तो लगभग आपके 1500 प्रश्नों की पर्यावरण की हम क्लास कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है? योगा, स्वास्थ्य, संगीत, उपरोक्त सभी। देखिए, अंकों के आधार पर जो है ऐसा पाठ्यक्रम या विषय वस्तु जिसकी परीक्षा की जा सकती है वह स्वास्थ्य, संगीत हो सकता है, लेकिन योगा नहीं होगा, या उपरोक्त सभी हो सकता है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है? ना तो योगा की जा सकती है, ना ही स्वास्थ्य की, ना ही संगीत की। इन तीनों को अंकों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब आप बोलेंगे कि वहाँ पे जो सिंगिंग होती है, कई एडिशन होते हैं, जैसे सारेगामापा हो गया, लिटिल चैम्प्स हो गया, वहाँ पे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ की बात अलग है, ये आपकी बात अलग है, तो समझिएगा, ठीक है। जहाँ पे उपरोक्त सभी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सारी क्लासेज आपके NCERT के पैटर्न पर है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का संरक्षण, जल का विनाश, दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि अपरदन या क्षरण। देखिए, समस्या की बात करेंगे तो जल का संरक्षण कर रहे हैं, अगर बचाव कर रहे हैं तो वह समस्या नहीं है। अगर आप अध्ययन कर रहे हैं
तैयारी कर रहे हैं वह आपकी समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब आप प्रत्येक प्रश्न को अटेंड नहीं करते हैं, आपका फीडबैक नहीं आता है, आप तैयारी नहीं करते हैं, फिर एग्जाम में बोलते हैं सिलेक्शन कैसे मिलेगा। सिलेक्शन सर्वोपरि तभी हो सकता है जब आप बेहतरीन तैयारी करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करेंगे, कमेंटेड बनिए अपने आप को। तो इनमें से ऐसा जो पर्यावरण की समस्या नहीं है, जल का संरक्षण समस्या नहीं है, जल का विनाश एक समस्या है, दुरुपयोग समस्या है, वनों की कटाई समस्या है, भूमि अपरदन उसका क्षरण समस्या है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, इनमें से कौन जो है पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। यह आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि ऐसा जो पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण क्या है? एक जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, और नहीं जब नहीं मिल जाते हैं तो बिल्कुल नैया डूब ही जाती है, अर्थात नकारात्मक ही आएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन का कमेंट आना चाहिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्जाम फतेह की तैयारी चल रही है, सिलेक्शन की तैयारी चल रही है, सभी का फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। बात करेंगे नीली क्रांति संबंधित है। जी हाँ, नीली क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, ठीक है। क्रांति संबंधित काफ़ी बार पूछा जाता है प्रश्न, रिपीट भी हुए हैं प्रश्न। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? पुष्प उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या फल उत्पादन से? कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। नीली क्रांति जो संबंधित है साथियों, वह किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, अर्थात मछली उत्पादन से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? धर्म की बात करेंगे, भूमि की बात करेंगे, समुदाय की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे। तो मानव पर्यावरण के घटक की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि परिवार हो गया, समुदाय हो गया, भूमि हो गया, ये मानव पर्यावरण के घटक है। लेकिन धर्म हमारा जो है ये मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करें, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का। साथियों, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित जो चट्टान होती है, औषधि है, अग्नि है, रूपांतरित है, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट आपका आ चुका है। पिघले हुए मैग्मा से जो निर्मित चट्टान है साथियों, वह आपकी क्या कहलाती है? औषधि नहीं, आपकी अग्नि चट्टान कहलाती है। जब भी लावा की बात करते हैं, आप ये मान लीजिए पृथ्वी है, धरती है, जब लावा विस्फोट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो जमीन होती है वहाँ पे जो बैठती है तो वो क्या है? अग्नि चट्टान होती। पिघले हुए मैग्मा जो निकलता है वो धरती पर जो बैठ जाता है वो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। और उससे जो निर्मित चट्टान बनती है आपकी अग्नि चट्टान बनती है। आई होप आप समझ गए होंगे। 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं आपके, 10 प्रश्न और करेंगे, इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों अर्थात पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शंस दिए जा चुके हैं। तो सभी आप लोग जानते हैं, समझते हैं कि ओजोन लेयर जो है सूरज से आने वाली जो घातक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उससे रक्षा करती हुई हमारी ओजोन लेयर है। ओजोन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघ में निहित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जो उसे कहते हैं। देखिए, जल की बात कर रहे हैं। जब जल वाष्प जो होता है वायुमंडल में अवक्षेपित या संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर जब गिरता है, उसको वर्षा, बादल, बर्फ, जल वाष्प कहते हैं। देखिए, जल वाष्प जो ऊपर जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है,
तो पृथ्वी पर जो गिरता है वह वर्षा के रूप में आता है, उसी को ही वर्षा कहते हैं। बारिश हो रही है, कहते हैं ना, हमारे एक कहावत है, कविता आपने पढ़ी होगी, बारिश आया थम थम थम, बंदर नाचे झम झम झम, ऐसे ही कुछ है। हो सकता है मैं उल्टा भी कह दिया हूँ, ठीक है। एक भावार्थ होता है अपने आप में, वो पुरानी चीज़ें याद ताज़ा आ जाती हैं। जब हम फर्स्ट से लेके आप लोग 5th क्लास तक पढ़े होंगे कविताएं, तो पुरानी यादों में हम कभी कभी चले जाते हैं और आपको भी ले जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न पर। कटीली झाड़ियाँ जो पाई जाती हैं साथियों, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती है, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है, शीतल अर्थात ठंडे ध्रुवीय जलवायु में पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करें। तो जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, कटीली झाड़ियाँ वहाँ होती है गर्म इलाका जहाँ पानी की कमी होती है। तो किसकी बात करेंगे? गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? देखिए, काफ़ी बार यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन भी रहता है, कपास, चाय, जूट, रबड़। काफ़ी बार यहाँ पे आप लोग देखेंगे कई सारे बुक में मैंने कपास भी दिया है, कई जगह जूट दिया गया है, लेकिन स्वर्णिम रेशा की बात करें तो यहाँ पे सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे किसकी बात करेंगे? तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? शनि, बृहस्पति, शुक्र, मंगल ग्रह को कहते हैं। तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह साथियों इनमें से किसे कहा गया है? वह शुक्र को कहा गया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से विश्व का सबसे छोटा पठार कौन सा है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सेम ऑप्शंस हो चुके हैं, तिब्बत का पठार। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, और ऐसे ही जब मिसप्रिंट हो जाते हैं एग्जामिनर के तरफ से तब क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है, और उसी के द्वारा फिर अंक बढ़ते और घटते हैं। तो इनमें से विश्व का सबसे छोटा पठार आपका छोटा नागपुर को होगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, चाहे 2 करें चाहे 3 करें, ठीक है। ऑप्शन आपके एक ही हो गए हैं और ये हमारी गलती है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसको समझना भी आरआरबी एनटीपीसी का जो हुआ है उनमें यही चीज़ें घपला हो रही हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, बात करेंगे प्रश्न पर। हम ईवीएस की बात कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस पेपर की बात कर रहे हैं। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा जो है का उदाहरण है आपके सुनामी का, भूकंप का, रासायनिक आपदा का, या भूस्खलन का उदाहरण है। तो मानव निर्मित या मानव जनित जो आपदा कहलाता है वह क्या कहलाता है? सभी जानते हैं, वह कहलाएगा रासायनिक आपदा। रासायनिक जो केमिकल होता है, जैसे हमारे भोपाल गैस त्रासदी है, ये क्या है? एक मानव निर्मित जनित आपदा कहला जाएगी, क्योंकि हमने मशीनीकृत निर्माण किया है, और ये जो हमारे निर्माण द्वारा होगा वो समझ लीजिए मानव निर्मित ही कहलाएगा, मानव जनित आपदा कहलाएगा। जो प्रकृति से निर्माण होता है, जो हम कुछ नहीं करते हैं, मानव, आप, हम लोग जीव कुछ नहीं करते हैं, तो वो कहलाता है प्रकृति, ठीक है। प्राकृतिक की बात करेंगे, लेकिन जो भी मानव द्वारा निर्माण किया गया है वो मानव निर्मित या मानव जनित आपदा पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1980, 86, 92, 94। ये भी हम प्रश्न आपकी क्लास पर कर चुके हैं। तो भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है हम बात करेंगे 1986 की, अर्थात 1986 की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। प्रत्येक शिक्षक बंधु जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, अपने को साकार करने का समय आ चुका है। ये समय है प्रिपरेशन करने का, मेहनत करके अपने आप को साबित करने का, सिलेक्शन पाने का। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। सभी शिक्षक बंधु जिनका स्कोर जो है 140 प्लस करना चाहते हैं, आई कैन डू इट, आपको कमेंट बॉक्स में करना है हैशटैग आई कैन डू इट 140 प्लस या आई कैन डू इट, इतना आपको कमेंट करना। जितने चाहते हैं 140 प्लस स्कोर करना, और जितने करेंगे हम सभी का यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे और सबको इस परिवार के माध्यम से शेयर भी करेंगे। तो कितने भाई बहन शिक्षक बंधु हैं जो 140 प्लस करना चाहते हैं आउट ऑफ 150 में से? नीचे कमेंट करें। और उसके तैयारी जब आप ये कमेंट कर लेते हैं तो आप अपने से क्या कर लेते हैं, एक कमेंटेड बन जाते हैं कि मैंने 140 प्लस सबके सामने कमेंट किया है। उसको पूरा करने के लिए आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और सिलेक्शन अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का भी जवाब आ चुका है कि
ऐसी गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। आप सभी जानते हैं वह ऑप्शन कौन होगा, नाइट्रोजन। जी हाँ साथियों, नाइट्रोजन जो गैस है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से आपके संबंधित नहीं है। बाकी CO2 की बात करेंगे, मीथेन CH4 की बात करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित हैं, लेकिन आपका नाइट्रोजन नहीं है। इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहे हैं? आपके पतझड़ वन नष्ट हो रहे हैं, भूमध्य रेखीय वन नष्ट हो रहे हैं, कोणधारी वन नष्ट हो रहे हैं, या साथियों मैग्रो वन नष्ट हो रहे हैं। तो प्रत्येक शिक्षा बंधु का कमेंट आ चुका है। 30 में से जितना भी फीडबैक हो प्रत्येक शिक्षा बंधु कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहे हैं? सभी लोग जानते हैं मैग्रो वन, क्योंकि समुद्री के किनारे जो कागज़ वगैरह, ठीक है, जो जल जहाज़ें होती हैं उनमें प्रदूषण जो होता है, बोतलें हो गया, प्लास्टिक हो गया, थैली हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सारे क्या धीरे धीरे समुद्र के किनारे आ जाते हैं। और समुद्र के किनारे कौन सा वन होता है? मैग्रो वन होते हैं। जो समुद्र के किनारे दलदली इलाका होता है वहाँ पर मैग्रो वन होते हैं। तो समुद्री प्रदूषण के कारण आपके मैग्रो वन नष्ट हो रहे हैं। तो साथियों, पर्यावरण अध्ययन के NCERT के पैटर्न पर प्रैक्टिस पेपर पर हम 30 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। यह दूसरा प्रैक्टिस पेपर, सेकंड प्रैक्टिस पेपर था। इसके पहले बाल विकास के 4 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, मैथ्स का 1 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और एक आपके हिंदी का प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका आपको प्लेलिस्ट ऑलरेडी दे दिया गया है। सभी प्रैक्टिस पेपर अटेंड करें, समय मिले तो क्लास भी अटेंड करें, महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी वीडियो मिल जाएगा, उनको भी अटेंड करें और बेहतरीन तैयारी करें, सिलेक्शन पाएँ। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द ही मिलता हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर, अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।